युक्ति टून, जहां मिलती है फन, लर्निंग और स्टोरीज। करण बहुत ही गरीब था। गरीबी इतनी थी कि ना पहनने को गर्म कपड़ा था और ना ही खाने को भोजन नसीब होता था। ठंड इतनी भयंकर थी कि हड्डियां तक जम जाती थी। हवा में बर्फ के कांटे चुभते थे और रातें ऐसी कि बिना आग के जीना मुश्किल हो जाता। करण के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करता था, लेकिन सर्दियों में काम मिलना बंद हो जाता क्योंकि खेत बर्फ से ढक जाते और मजदूरों की उंगलियां सुन पड़ जाती। वो जिस घर में रहता था वो भी काफी पुराना था। दीवारों से ठंडी हवा सीधे अंदर घुसती थी, छत से बर्फ टपकती रहती और दरवाजे खिड़कियां इतनी जर्जर कि हवा का एक झोंका भी घर को हिला देता। एक दिन उसी गांव का एक बुजुर्ग आदमी हरिदत्त करण के पास आया। ठंड से उसकी सांसें सफेद धुंध बनकर उड़ रही थी। लेकिन वो करण से कहने लगा, बेटा, आखिर तुम इतनी मुसीबत क्यों झेल रहे हो? तुम नौजवान हो, होनहार हो। अगर तुम चाहो तो तुम मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो, भले ही ये ठंड कितनी भी क्रूर क्यों ना हो जाए। हरिदत्त चाचा, ज्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। जो तकदीर में लिखा है वही मिलेगा। वैसे ही इस ठंड में तो जीना भी दूभर है। मेहनत करके क्या हासिल होगा? बेटा, यही गलती तुम्हारे पिता ने भी की थी। उसने भी खुद को पूरी तरह भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था, इसलिए वो कोई काम नहीं करता था। सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता था। तुम्हारी गरीबी भी तुम्हारे पिता की इन्हीं गलतियों की वजह से है। ये टूटा फूटा मकान भी तुम्हारे दादा ने बनाया था, जिसमें ठंड रात दिन राज करती है। बेटा, जब तक तुम किस्मत का रोना रोते रहोगे और ठंड का बहाना बनाते रहोगे, तब तक जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें अपना विवाह भी करना है, और विवाह तभी होगा जब तुम धन कमाओगे, ताकि ठंड से बचने लायक घर और पैसे जुटा सको। हरिदत्त चाचा, आखिर मैं क्या काम करूं? गांवों में तो कोई काम ही नहीं मिलता, खासकर इस ठंड में जब बर्फ सब कुछ ढक लेती है। कभी मिल भी जाता है तो 1-2 दिन का ही काम मिल पाता है, और ठंड से हाथ पांव सुन हो जाते हैं। बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें काम की कोई कमी नहीं। तुम्हें गांव में काम नहीं मिलता तो दूसरे गांव में काम तलाश करो, भले ही ठंडी हवाओं में पैदल चलना पड़े। अगर तुम कोई काम करने लगे और इस घर की मरम्मत करवा ली, तुम्हारा विवाह करवाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। हरिदत्त चाचा की बात मानकर उसने काम करना शुरू कर दिया। वो रोजाना काम के लिए दूसरे गांव में जाने लगा। उसने दिन रात मेहनत की और कुछ समय बाद उसने पुराने घर की दीवारों को ऊंचा किया, छत की मरम्मत करवाई जिससे ठंडी हवा अंदर नहीं जा सके। अब उसके पास सब कुछ था जिससे वो विवाह कर सके। गर्म कपड़े, आग की व्यवस्था। उसे समझ आ गया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है, ठंड को भी हराया जा सकता है। एक दिन उसने सोचा, अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली और घर में खाने के लिए अनाज भी है, ठंड से बचने लायक लकड़ी भी है। अब मुझे हरिदत्त चाचा से अपने विवाह के बारे में बात करनी चाहिए। इतना सोचकर करण उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और उससे कहने लगा, हरिदत्त चाचा, आपने मेरे से कुछ वादा किया था कि अगर मैं घर की मरम्मत और धन कमाने लगूं तो आप मेरा विवाह करवा देंगे। अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली है और रोज काम करने भी जाता हूँ, ठंड में भी नहीं रुकता। मेरा विवाह करवा दीजिए चाचा। मैं तुम्हारे विवाह का कुछ प्रबंध करता हूँ। देखो, शादी विवाह के मामले में लोग अक्सर सच्चाई नहीं बताते, खासकर इस ठंड में जब घर की मजबूती और गर्मी की बात आती है तो थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर ही बात करनी पड़ती है। अगर लड़की सांवली भी हो तो उसे गोरी और अत्यंत सुशील बताकर पेश किया जाता है। मैं जब तुम्हारे पास किसी को लेकर आऊंगा तो मैं भी बहुत झूठ बोलूंगा। तुम चुपचाप सुनते रहना, उनके सामने ज्यादा सच्चे बनने की कोशिश मत करना, वरना कुंवारे ही रह जाओगे, ठंड में अकेले कांपते। बुजुर्ग आदमी करण को अच्छी तरह से समझा देता है कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना। कुछ दिनों के बाद हरिदत्त चाचा एक आदमी को लेकर करण के घर आता है। ठंड से सब कांप रहे थे। फिर हरिदत्त बोला, देखो मोहनलाल,
ये लड़का गांव का सबसे होनहार, चतुर, चालाक और मेहनती लड़का है। इसके पास 100 बीघा बटाईदारी जमीन है। उसमें बहुत पैदावार होती है। ठंड में भी फसल सुरक्षित है। घर में भी अकेला रहता है। तुम्हारी बेटी आते ही रानी बन जाएगी, राज करेगी राज। इसलिए ज्यादा सोचो मत। ऐसा लड़का तुम्हें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिस आदमी को बुजुर्ग लेकर आया था, उसे खेती और जमीन संबंधित कोई ज्ञान नहीं था। ठंड में खेती की मुश्किलें भी नहीं पता थी। उसे बटाईदारी का मतलब भी नहीं पता था कि बटाईदारी किसे कहते हैं। वो तो 9 और आधा बीघा जमीन लड़के के पास होने के नाम पर ही बहुत खुश हो गया और बोला, यह लड़का मुझे पसंद है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलूंगा, तब हम विवाह का दिन तय कर लेंगे। तो मैं इस विवाह को पक्का समझूं? अरे मर्द की जुबान पक्की होनी चाहिए। जो कह दिया सो कह दिया। अब अपनी बात से पलटना नहीं है। मैं अभी इस विवाह को पक्का करता हूँ। आने वाले 10 या 15 दिनों में विवाह का दिन पक्का हो जाएगा। वो आदमी बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया और खुश होता हुआ अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी बेटी लक्ष्मी का रिश्ता अच्छे घर में पक्का करके आया हूँ। अमीर है, घर में अकेला है। अपनी बटाईदारी की 10 से 15 बीघा जमीन है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है। छोरा बहुत अच्छा है। ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्या बेवकूफी की बातें करते हो? बटाईदारी का असली मतलब भी जानते हो? मैं किसान की बेटी हूँ। मुझे बटाईदारी का मतलब अच्छी तरह मालूम है, और ठंड में उसकी मुश्किलें भी। वो जमीन उसकी नहीं है। किसी जमींदार से 1 साल के लिए उसने आधे हिस्से पर ली हुई है। फसल का आधा हिस्सा उसी मालिक को देना होगा और आधा खुद रखेगा। तो क्या हुआ लक्ष्मी की मम्मी? फिर भी छोरे में कोई कमी नहीं है। कहाँ कमी नहीं है? उसकी जमीन की कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल मालिक चाहे तो किसी और को दे देगा। ठंड में फसल खराब हो जाए तो कुछ नहीं बचेगा। तब उस लड़के के पास मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, वो किसान नहीं मजदूर है, और मैं अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी किसी मजदूर से नहीं करूंगी जो ठंड में कांपता रहे। मैं अपनी बेटी की शादी अमीर लड़के के साथ करूंगी, समझे आप? लेकिन लक्ष्मी की मम्मी, मैं तो जुबान दे आया हूँ। अब कैसे मना कर सकता हूँ? तुम ही कुछ उपाय बताओ मुझे। तो ठीक है, कल सुबह तुम उनके घर जाकर उनको बातों ही बातों में उलझाकर जमीन के दस्तावेज मांगना। अगर सच में उसके पास जमीन के दस्तावेज हैं, तो उसे मालिक होने का कागज दिखाना पड़ेगा। नहीं तो वो तुरंत गोलमोल जवाब देंगे। और अगर वो जमीन के दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो उनको शादी के लिए मना कर देना, समझे आप? और आगे से ऐसा कोई रिश्ता लेकर मत आना। अगले दिन सुबह मोहनलाल करण के घर पहुंच जाता है। ठंड से उसका चेहरा लाल हो रहा था। मोहनलाल को अपने घर देख करण जल्दी से बुजुर्ग आदमी को बुला लाता है। बुजुर्ग मोहनलाल से कहता है, लगता है बात जम गई। आप जुबान के पक्के निकले। चलो अब विवाह का दिन पक्का कर लेते हैं और आगे की बात बढ़ाई जाए सर्दी के इस मौसम में। मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। वादा करके मुकरना मुझे आता ही नहीं। लेकिन अब आप भी अपने वादे पर टिके रहिए। अब आप मुझे करण की जमीन के कागज दिखा दीजिए, ताकि साफ हो जाए कि लड़के के पास 10 से 15 बीघा जमीन है। इतना सुनते ही सर्दी के मौसम में भी बुजुर्ग आदमी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। वो जल्दी से घबराते हुए बोलता है, मोहनलाल भाई, आप शायद ठीक से समझे नहीं। अभी लड़के के पास बटाईदारी के खेत हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये जल्द ही वो जमीन खरीद लेगा, ठंड के बाद। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? अरे मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते कि दाल रोटी के साथ सब्जी भी खा ले। तुम कह रहे हो कि यह जमीन खरीद लेगा, वह भी मजदूरी से। सर्दी के दिनों में मैंने अपनी आंखों से देखा है। मजदूरी करने वाले जिंदगी भर खेत में पसीना बहाते रहते हैं, ठंड में कांपते रहते हैं, लेकिन सुख का एक दिन भी नसीब नहीं होता। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का मान लूं मोहनलाल भाई? शर्म नहीं आती काका? तुम्हें झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहते हो और अब बेहयाई से रिश्ते की बात कर रहे हो। सुन ले, मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे मक्कारों के यहाँ नहीं करना।
अब मैं अपनी बेटी का विवाह शहर में करूंगा, जहां ठंड से बचाव बेहतर हो और उसे पूरा आराम मिले। तुम गांव वाले धोखेबाज होते हो। इतना कहकर मोहनलाल वहां से चला गया। ठंडी हवा में करण बुजुर्ग काका की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, काका, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ से रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ जाते हैं। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ठंड में अकेले क्या करूंगा? विवाह की बात बिगड़ जाने से करण का मन टूट गया। अब उसका काम में भी मन नहीं लगता। जहाँ भी काम करने जाता ढंग से मेहनत नहीं करता, लोग उससे नाराज होकर उसे काम से निकाल देते हैं। सबको उसके निकम्मेपन की खबर मिल चुकी थी और ठंड में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। धीरे धीरे हालात बिगड़े कि उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। सर्दी से शरीर कमजोर पड़ने लगा। एक दिन उसने सोचा, अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा, न काम न इज्जत। घर के नाम पर टूटा फूटा मकान है जो भी पुराने जमाने का है। ठंड का सामना भी नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि अब मैं शहर चला जाऊं, शायद वहां कुछ काम मिल जाए। कुछ देर सोच विचार के बाद करण दूसरे दिन घर से शहर के लिए निकल गया। ठंडी सुबह में, मगर उसे पता नहीं था कि शहर कहाँ है, वहां काम कैसे मिलेगा। वो चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया, जहां ठंड और भी क्रूर थी। पेड़ों पर बर्फ जमी हुई थी। जंगल में ही उसे रात हो गई। रात का अंधेरा देखकर वो घबराने लगा और जल्दी जल्दी जंगल को पार करने लगा। ठंड से दांत किटकिटाते रहे, लेकिन जंगल इतना घना था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हवा में बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे। वो एक जगह रुककर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। न जाने और कितना बड़ा है ये जंगल। ठंड कितनी बढ़ जाएगी। करण ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी, जिसका नाम था सुभद्रा। वो गाय को लेकर जा रही थी। ठंड से उसकी साड़ी पर बर्फ जम रही थी। ये देख करण की जान में जान आई। जरूर, ये बुढ़िया इस जंगल में रहती है। अब मैं आज रात इस बुढ़िया के घर रुक सकता हूँ। भले ही ये मुझे भोजन न दे, लेकिन रहने के लिए सहारा तो जरूर दे सकती है, ठंड से बचने के लिए। करण चुपचाप सुभद्रा के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद करण ने देखा कि जंगल में एक छोटा सा घर है और घर के बराबर में एक छोटी सी झोपड़ी है। बुढ़िया ने गाय को झोपड़ी में बंद कर दिया और खुद घर के अंदर जाने लगी। करण जल्दी से बुढ़िया के पास गया। करण को देखकर बुढ़िया हैरान रह गई। वो करण से कहने लगी, अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? आज से पहले कभी नौजवान को इस जंगल में आते जाते नहीं देखा, खासकर इस ठंड में। माँ जी, मेरा नाम करण है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा गुजारा गांव में नहीं हो पा रहा था। ठंड में जीना दुश्वार हो गया, इसीलिए मैं शहर में काम की तलाश में जा रहा हूँ। लेकिन मुझे शहर जाने से पहले ही जंगल में रात हो गई है। क्या आप मुझे रात भर के लिए अपने यहाँ रुकने दे सकती हो? देखो, मैं तुम्हें जानती पहचानती नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में रुकने नहीं दे सकती हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने रहने के लिए कहीं और जगह तलाश करो। माँ जी, इस जंगल में मैं कहाँ जगह तलाश करूँ? मुझे नहीं लगता कि कोई और इस जंगल में रहता होगा ठंड में। माँ जी, अगर आप कहो तो मैं गाय की झोपड़ी में रह लूँगा और ठंड सह लूँगा। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कृपया मुझे आज रात के लिए रुकने दें। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो जो तुम्हें गाय की झोंपड़ी में रहने दूं? मैं तुझे पहचानती नहीं, जानती नहीं, तेरे ऊपर कैसे भरोसा करूं? तू मेरी गाय को चुराकर भाग गया तो इसलिए
मैं तुझे गाय की झोपड़ी में नहीं रख सकती। माँ जी, ऐसा मत बोलिए आप। मैं चोर नहीं हूँ। मैं बहुत भला और ईमानदार इंसान हूँ। अगर आप मुझे यहाँ नहीं रुकने दोगी तो मैं इस ठंडी रात में कहाँ जाऊँगा? जंगल में मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे या इस ठंड से मर जाऊँगा? जंगली जानवर खा जाएंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? जंगल में तो रोजाना खूनख्वार जानवर, जंगली जीव जंतु जानवरों एवं इंसानों को मार कर खाते हैं। मैं सभी को बचाती थोड़े ही रहूंगी। तू यहाँ से रवाना हो जा। तू मरे या जिए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बुढ़िया की बात सुनकर करण समझ गया कि ये बुढ़िया बहुत बेरहम औरत है। इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। जानवरों के बीच रहते रहते ये भी जानवर बन गई है। ठंड ने इसके हृदय को कठोर बना दिया है। अगर ये मुझे आज की रात इसके घर में रुकने के लिए बोल देती तो इसमें इसका क्या बिगड़ जाता? आखिर आज रात की तो बात थी, कल सुबह तो मैं चला जाता। करण ये सोच ही रहा था कि बुढ़िया उससे बोली, सुनो, थोड़ी देर यहीं रुककर मेरा इंतजार करो। मैं अपनी बेटी से पूछकर आती हूँ कि तुम्हें रात रुकने देना है या नहीं। बुढ़िया की बात सुनकर करण समझ गया कि बुढ़िया उसे रोकने के लिए इतने नाटक क्यों कर रही थी और करण से बोली, बेटा, मैंने मेरी बेटी से बात कर ली है। तू मेरे घर में रह सकता है। अंदर आजा, ठंड से बच। सुभद्रा ने करण को घर के अंदर बुला लिया, जहाँ थोड़ी आग जल रही थी। करण ने सोचा, बड़ी मुश्किल से माँ जी उसे घर में रोकने के लिए राजी हुई हैं, इसलिए उसकी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। करण सर झुकाए घर में बैठा रहा। ठंड से अभी भी कांप रहा था। करण को इस तरह देखकर सुभद्रा बोली, बेटा, तुम तो बड़े शर्मीले हो, नजर उठाकर भी नहीं देखते। माँ जी, मुझे लड़कियों से बहुत शर्म आती है। सामने देखते ही घबरा जाता हूँ। समझ नहीं आता कि क्या करूँ। और जब तुम्हारा ब्याह होगा तब अपनी पत्नी का सामना कैसे करोगे ठंडी रातों में? यही सोचकर तो डर लगता है माँ जी। अरे, इसमें डरने की क्या बात है लड़की? कोई खतरनाक जानवर थोड़ी है जो वो तुझे खा जाएगी। वो तो बहुत ही कोमल और दिल की सच्ची होती है। अब तुम खाना खाकर आराम करो। कल सुबह तुम्हें शहर भी तो जाना है। बहुत ठंड है, सर्दी का मौसम है। करण को कभी इतना पैदल चलने की आदत नहीं थी। ठंड में तो और मुश्किल था, इसलिए आज वो काफी थक गया था। थकान से वो बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह वो बहुत देर तक भी नहीं उठा, तो सुभद्रा की बेटी पूजा ने आकर उसे जगाया। तो वो एकदम हड़बड़ाकर उठा और बोला, अरे माफ करना, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। मुझे तो बहुत दूर जाना है सर्दी के मौसम में। इतना कहकर करण जाने लगा, लेकिन पूजा ने उसे रोक लिया। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप कुछ जानते भी हो? मैंने रात में सपना देखा। सपने में मेरा आपसे विवाह हो चुका था। अब आप मेरे पति हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम ये क्या बोल रही हो? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सपना सच थोड़ी होता है। मैंने सुना है सुबह का सपना सच होता है, इसलिए मैं अब आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति। मैं नहीं मानता। तुम पागल हो गई क्या? मैं जा रहा हूँ। मैं सपने नहीं मानता। देखो, आप यहाँ से नहीं जा सकते। अगर चले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। चलो ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, मगर तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। माँ कुछ नहीं बोलेंगी। वो तो कब से चाह रहे हैं कि मेरा विवाह हो जाए। आपको देखकर तो वो बहुत खुश होगी। सुभद्रा शाम के वक्त बकरी लेकर घर आई तो घर में करण को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। वो जो चाहती थी वही हुआ। बेटी ने करण को विवाह के लिए मना लिया। सुभद्रा करण से बोली, बेटा, क्या हुआ? तुम शहर नहीं गए? माँ जी, मैं शहर जा रहा था, लेकिन आपकी बेटी ने जाने नहीं दिया। न जाने ये कैसी कैसी पागलों जैसी बातें कर रही थी। सुभद्रा की बेटी पूजा सुभद्रा को सारी बात बता देती है। फिर सुभद्रा करण से कहती है, बेटा, अब तुम्हें ना डरने की जरूरत है, ना कहीं जाने की। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे, सर्दी से सुरक्षित। बेटा करण, मैं कोई जंगली औरत नहीं हूँ। मैं श्रीनगर की जमींदार की पत्नी सुभद्रा हूँ।
जमींदार ने एक नीच औरत के बहकावे में आकर दूसरी शादी कर ली। उसने मुझे और मेरी छोटी बेटी को जिंदा जलाने की साजिश रची। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं अपनी नन्ही बच्ची को लेकर गांव से भागकर इस जंगल में आ गई। तभी से हम यहीं पर रह रहे हैं, ठंड का सामना करते हैं। इस जंगल में रहते हुए हमें 22 साल हो गए ठंडी रातें काटते हुए। लेकिन बेटा, पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भार ही जाता है। एक दिन उस नीच औरत ने जमींदार की हत्या कर दी और अपने चाहितों के साथ मिलकर जमींदारनी बन बैठी। वो खुद ही राजा के पास जाकर जमींदार की हत्या का मामला दर्ज करा आई ताकि किसी का शक उसके ऊपर ना जाए। लेकिन राजा के गुप्तचरों ने सब राज खोल दिए। असली हत्यारनी वो नीच औरत ही निकली। तब राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जल्द ही उसे फांसी की सजा हो जाएगी। हमारा पुराना वफादार नौकर मुझे ये खबर देने जंगल आया था। ठंड में भी बेटा करण, जमींदार लाख बुरे थे, मगर पहले से ही उन्होंने सारी जागीरदारी अपनी बेटी पूजा के नाम कर दी। अब से बेटी पूजा जमींदारनी है। कल हमारा नौकर हमें लेने आएगा और हम अपने घर लौट जाएंगे। बेटी पूजा तुम्हें अपना पति मान चुकी है, इसलिए तुम अब उसके पति हो बेटा। याद रखना, हमें धन के लिए अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए। माँ जी, आप सचमुच में बहुत बड़े दिल की औरत हैं। इस दुनिया में कैसी कैसी औरतें होती है। कोई पति के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी कर देती है और कोई लालच में अंधी होकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। आपको पाकर मैं धन्य हो गया। बिल्कुल बेटा करण, यही तो दुनिया है। इसमें भली औरतें भी रहती हैं जो अपने पति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं, और कुछ औरतें सिर्फ धन से मोह करती हैं। उनके लिए पति खिलौना होते हैं। जैसे बच्चा रोज नया खिलौना बदलता है, वैसे ही वो रोज पति बदलना चाहती हैं। अगले दिन करण सुभद्रा और उसकी बेटी पूजा के साथ जमींदार की हवेली में चला गया। पूजा जमींदारनी बन गई। उसके बाद करण अपनी पत्नी और सुभद्रा के साथ खुशी से रहने लगा। ठंड का कहर अब खत्म हो चुका था।